देखिए बच्चों, हम आज की इस क्लास के अंदर रेसिप्रोकल थ्योरी या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बात करेंगे, जो कि दरअसल डिस्कशन है शेप ऑफ मॉलिक्यूल का। ठीक है ना। ये दरअसल शेप ऑफ मॉलिक्यूल का डिस्कशन है। ठीक। मॉलिक्यूल की शेप के लिए हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। इसका बेसिक असम्पशन ये है कि वैलेंस शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दरअसल एक दूसरे को एक ऐसी पोजीशन पे लेके चले जाते हैं जहां इनके दरमियान रिपल्जन का इफेक्ट कम से कम हो। इसके नतीजे में वो एक मखसूस किस्म की ओरिएंटेशन, मखसूस किस्म का एंगल, मखसूस किस्म की पोजीशन अचीव कर लेते हैं और वो फिर उसी में रहना पसंद करते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्जन का असर मिनिमाइज हो जाए। एज अ रिजल्ट वो ऑर्बिटल दरअसल मॉलिक्यूलर शेप डिटरमिन करते हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का असम्पशन ये है कि वैलेंस शेल में हमारे पास दरअसल दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। एक जिन्हें हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और दूसरा जिन्हें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। यहाँ बॉन्ड पेयर से मुराद ली जाएगी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ बॉन्ड पेयर मुराद ली जाएगी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को इसमें शामिल नहीं करेंगे। और लोन पेयर तो आप जानते ही हैं, किसी भी एटम के पास लोन पेयर का मतलब ये होता है कि उसके पास ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। तो अजम्पशन ये है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करती है दरअसल दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे जो किसी भी एलिमेंट के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान अगर हम बात करें तो रिपल्जन होती है। रिपल्जन का इंपैक्ट बच्चों, बॉन्ड पेयर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, लो एनर्जी होते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर की तवानाई कम होती है, बॉन्ड पेयर ज्यादा स्टेबल होते हैं, बॉन्ड पेयर कम रिपल्जन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर। जिसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर, अगर लोन पेयर मौजूद होंगे तो मैक्सिमम एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। बॉन्ड पेयर आ जाए तो रिपल्जन का फैक्टर कम हो जाएगा। और अगर बॉन्ड पेयर की बात की जाए तो ये लीस्ट रिपल्जन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ध्यान में रखिएगा, पाई बॉन्ड को इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब देखिए, बॉन्ड पेयर जो मॉलिक्यूल की असल शक्ल होती है वो बॉन्ड पेयर डिटरमिन करता है। लोन पेयर शक्ल को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्शन के नतीजे में एक नई शक्ल प्रोड्यूस होती है। इस वजह से हम इस शक्ल को डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। मानो मैं ये कहना चाहता हूं कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल असल में बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। लोन पेयर के आने से वो शक्ल डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो हम उसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। लोन पेयर के आने से बच्चों दो बेसिक काम होंगे। नंबर वन, शक्ल डिस्टॉर्ट होगी। नंबर टू, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा। क्यों? रिपल्जन ज्यादा होती है। अब बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता है तो एक लोन पेयर के आने से 2 से 3 डिग्री के दरमियान एंगल कम होता है। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ढाई भी हो सकता है। तो लोन पेयर के आने से रिपल्जन बढ़ती है, शक्ल बिगड़ती है, एंगल रिड्यूस होता है। ये हमारा बेसिक असम्पशन है जो कि हम बात कर रहे होंगे। इसमें जितनी भी बात करेंगे हम वो सारी बात करेंगे सेंट्रल एटम के लिए। मानो एक मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम होते हैं, सेंट्रल एटम और कनेक्टिंग एटम। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कौन बताता है? सेंट्रल एटम बताता है। सेंट्रल एटम कौन होता है? वो एटम मॉलिक्यूल में जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है वो सेंट्रल एटम कहलाता है ना। सेंट्रल एटम, एक मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम्स होते हैं। ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में दो तरह के होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ एटम, हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एटम दो तरह के हैं। एक जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम,
असल यही है। हाइब्रिडाइजेशन भी इसी की बताते हैं, शेप भी इसी को देख के बताते हैं। और दूसरा है हमारे पास कनेक्टिंग एटम, ठीक है ना। सेंट्रल एटम कौन होता है वो याद कर लो। सेंट्रल एटम किसे कहा जाता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाईएस्ट वैलेंसी रखता है, उस एटम को, हाईएस्ट वैलेंसी वाले एटम को सेंट्रल एटम कहा जाएगा, सेंट्रल एटम कहा जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट वैलेंसी वाले को, हाईएस्ट वैलेंसी वाले को सेंट्रल एटम कहा जाएगा। उसकी निस्बत जो लो वैलेंसी रखता है वो कनेक्टिंग एटम कहलाएगा। अब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम के डिटरमिन किए जाएंगे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम के डिटरमिन किए जाएंगे। अब इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं। मानो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो एटम है, कनेक्टिंग एटम दो हैं, सेंट्रल एटम से कनेक्टिंग एटम दो हैं, ये मानो सेंट्रल एटम है और उससे दो कनेक्टिंग एटम जुड़े हुए, ये कनेक्टिंग एटम है। अब अगर दो कनेक्टिंग एटम है तो शक्ल होगी लीनियर, लेकिन अगर सेंट्रल एटम के साथ तीन कनेक्टिंग एटम आ जाएं, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, इसकी शक्ल होगी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर एक कनेक्टिंग एटम कम हो और उसकी जगह लोन पेयर आ जाए तो अब शक्ल बिगड़ जाएगी, अब शक्ल बिगड़ जाएगी। मानो अगर मैं कह रहा हूं यहां पे, तो इसका एंगल होगा 120 डिग्री, ये एंगल होगा 180 डिग्री, लेकिन ये एंगल होगा 117 डिग्री। क्यों? लोन पेयर ने रिपल्जन बढ़ा दी, रिपल्जन बढ़ने से बॉन्ड पेयर्स करीब हो गए, एंगल कम हो गया। इसी तरह टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। लोन पेयर आया, एंगल कम हो गया 107 डिग्री। दो लोन पेयर आए, मजीद कम हो गया 104.5 डिग्री। शक्ल बिगड़ गई, शक्ल बिगड़ गई, एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया। अच्छा, इसमें जरा एक चीज जरा ध्यान में रख लें, हमारे पास वो ये कि असल शक्ल लोन पेयर के बिना वाली होती है, लोन पेयर आने से बिगड़ती है। तो हम असल शक्ल को जरा ध्यान में रखें, असल शक्ल को जरा ध्यान में रखें। ये अगर हमारे पास एटम, या इस तरह समझे एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, समझे हम इसको। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मजमूए को सम ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लोन पेयर कैसे पता चलेगा? लोन पेयर एक एटम के पास कितने होंगे, तो हम कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर की जगह, बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर मालूम करना है अगर हमें, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में माइनस कर दे सिग्मा, बॉन्ड कितने हैं माइनस कर दे पाई, बॉन्ड कितने हैं, और एक बॉन्ड बनाने में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं लिहाजा डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि इसमें लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड माइनस पाई बॉन्ड डिवाइड बाय 2, इससे पता चल जाएगा कि लोन पेयर्स कितने होते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, तीन है sp2, चार है sp3, पांच है तो पांच का मतलब sp3 चार हो गए और एक आएगा डी, डी पहले लिख दे डी बाद में लिख दे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे फर्क होता है। छह का मतलब क्या हो जाएगा? चार का मतलब तो होता है sp3, तो बाकी दो का मतलब क्या होगा? d2। अब d2 sp3 लिख दे, sp3 d2 लिख दे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ sp इस्तेमाल होते हैं, भाई डी भी इस्तेमाल हो सकता है, डी भी इस्तेमाल हो सकता है। नॉन मेटल में, नॉन मेटल्स में और ट्रांजिशन मेटल में डी भी आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, है ना, डी भी आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया केस है जो हम डिस्कस करेंगे, और खास तौर पे जब हम कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उस वक्त तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये इसके हिसाब से मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्लें, हम कम अज कम चंद चीजों को जरा ध्यान में रख लें, चंद शक्लों को एटलीस्ट
sp sp2 sp3 की चंद चीजों को जरा ध्यान में रख लेंगे, हमारे लिए बहुत अहम है। ठीक है, इसमें चंद आइडियाज को हम अगर बिल्ड कर लें बड़ा अच्छा है। देखो हमारे पास ट्राइगोनल दो तरह के हैं। ट्राइगोन दो तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है हमारे पास प्लेनर, और दूसरा है हमारे पास पायरामिडल। ठीक है ना, ट्राइगोनल दो तरह के हैं, एक है प्लेनर एक है पायरामिडल। प्लेनर कहाँ है? sp2 के अंदर, है ना। प्लेनर कहाँ है? sp2 के अंदर। sp2 भी कौन सा वाला? sp2 भी कौन सा वाला? जिसमें तीन सिग्मा बॉन्ड हो, और तीन सिग्मा बॉन्ड हो और कोई लोन पेयर ना हो। ठीक है ना, तीन सिग्मा बॉन्ड हो, खाली लोन पेयर कोई ना हो। पायरामिडल के अंदर हमारे पास क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। देखो अब sp3 की जो असल शक्ल होती है वो है टेट्राहेड्रल। sp3 की असल शक्ल है टेट्राहेड्रल। पायरामिडल कब बनेगी? पायरामिडल कब बनेगी? पायरामिडल उस वक्त बनेगी जब तीन सिग्मा के साथ एक लोन पेयर भी आ जाए, है ना। तीन सिग्मा के साथ अगर एक लोन पेयर आ गया, अब हमारे पास पायरामिडल बनेगी। तो पायरामिडल दो तरह के हमारे पास, इसको जरा ध्यान में रख लेना। एक sp3 वाला ट्राइगोनल दो तरह के हैं, एक पायरामिडल है और एक प्लेनर है। प्लेनर कब होगा? sp2 के अंदर। अच्छा, इसमें अगर हम और बात करें तो हम कह सकते हैं यहां पे एंगल होगा 120 डिग्री, और यहां एंगल होगा 107 डिग्री, है ना, 107 डिग्री। तो ये हमारे पास चंद बातें हैं जो कि हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे। हम जरा इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें जब सवालात आएंगे तो उसके साथ साथ हम चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है जो कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया?